ईरान का मिशन यूक्रेन 3 अहदाफ लॉक हो चुके थे। तैयारियां मुकम्मल थीं। किसी भी वक्त बड़ा हमला किया जा सकता था। यूक्रेन ने सूरत हाल को फ़ौरन भांपा और झुककर ईरान से मुआफ़ी मांग ली। लेकिन ईरान की जानिब से तय किए गए ये 3 अहदाफ कौन से थे और ईरान यूक्रेन में क्या क़यामत ढाने वाला था? इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, यूक्रेन ने ईरानी शिप पर हमला किया, जिसके बाद ईरान ने बदला लेने के लिए यूक्रेन में 3 अहदाफ जो है ना, उनको निशाना बनाने की मुकम्मल तैयारियां करनी थी। जिसके बाद यूक्रेन को पता लगा तो उसने मुआफ़ी मांग ली। ये 3 अहदाफ कौन से थे और यूक्रेन को इन सब बातों का इल्म कैसे हुआ? असल में यूक्रेन ने ना ताकत के ज़ोम में और इस बात के ज़ोम में कि उसको नेतन्याहू ने कहा और ट्रंप ने कहा कि ज़रा जंग का दायरा फैलाओ, उन्होंने ईरानी शिप को निशाना बनाया और ईरानी शिप पे निशाना बनाने के बाद ये कहा कि ये सब्ज़ियाँ और कुछ फ्रूट्स और कुछ इस तरह की चीज़ें ला रहे थे उसके इस्तेमाल के लिए। तो उन्होंने इसको जब निशाना बनाया तो इस पर इल्ज़ाम लगाया कि ईरान एक असलहा सप्लाई कर रहा था रूस को, और जब ये किया तो उसके बाद उन्होंने हमला करके ड्रोन अटैक्स किए उसके ऊपर और बड़े पैमाने पर उसको तबाह किया, उस पर तबाही फैलाई, जिससे उनका शहरी भी जाँ बहक हो गया ईरान का। अब मामला ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ये प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया और तेहरान ने इसको बहुत सीरियस लेना शुरू किया और ईरान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि आपको ये भुगतना पड़ेगा अब जो आपने किया है। तो इसको जब उन्होंने बार बार रिपीट करना शुरू किया तो उसके बाद यूक्रेन की इंटेलिजेंस सर्विस एक्टिव हुई और उसने कहा कि ईरान धमकियाँ नहीं दे रहा, ईरान इस पे बहुत ही बारीक बीनी से जायज़ा लेकर उस पर बहुत तेज़ काम कर रहा है कि किस तरह यूक्रेन के मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया जाए। उसके कुछ दिन के बाद उन्होंने दोबारा उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपनी हुकूमत को भी, अपनी फ़ौज को भी बताया, आला क़यादत को, कि कुछ अहदाफ लॉक कर लिए गए हैं, मुमकिन तौर पर ये 3 अहदाफ हैं और इनको निशाना बनाया जाएगा। पहले उसने ये बताया कि शहरों के अंदर 3 शहरों में के 3 मकामात पे हमले किए जाएंगे। ये फ़ौजी तनसीबात होंगी, ये बड़े कोई वेयर हाउस हो सकते हैं, ये कोई बड़ी मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो सकती है, लेकिन हदफ बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि जब इस पर आकर मिज़ाइल टकराएगा और एक लॉन्ग रेंज मिज़ाइल आएगा जिसकी कैपेबिलिटी ईरान के पास है, तो उस मिज़ाइल को लगने के बाद जो वहाँ तबाही फैलेगी उससे यूक्रेन की फ़ौज बहुत पीछे चली जाएगी। और इसका मतलब ये है कि या तो वहाँ पर असलहे का बहुत कोई बड़ा ज़ख़ीरा था या कोई लॉजिस्टिक हब था जिस तरह से यूक्रेन ने रखा हुआ था। इसी के बाद ये भी बताया गया मुमकिन तौर पे कि अगर ये 3 शहरों में इन 3 मकामात पर मुख्तलिफ जो उसने सेलेक्ट किए ईरान ने हमले नहीं किए गए तो फिर पोर्ट्स को निशाना बनाया जाएगा। और इस वक्त यूक्रेन के पोर्ट्स को निशाना बनाना इस वक्त ज़ेलेनिस्की को गर्दन से पकड़ लेने के बराबर है। और उसकी वजह यह है कि ये पोर्ट्स आम पोर्ट्स नहीं हैं, यहाँ पर असलहा पहुँच रहा है जहाज़ों में, या तो उन जहाज़ों को भी निशाना बनाया जाता है जिसमें असलहा और हथियार और मुख्तलिफ़ किस्म के म्यूनिशंस वगैरह आ रहे हैं, या फिर उन वेयर हाउसेस को जो गोदाम हैं बहुत बड़े बड़े वहाँ पे बंदरगाहों पे, उनको निशाना बनाया जाना था। अब बहुत सारा सामान ऐसा था जो यूक्रेन मंगवा रहा है अदर दैन मिलिट्री इक्विपमेंट, और वो इसीलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि जंग के मुख्तलिफ पहलू होते हैं और उन पहलुओं को इस्तेमाल करने के लिए उसको असलहा और कुछ और सामान की ज़रूरत थी। तो वो अगर उन जहाज़ों को निशाना बनाया जाता या पोर्ट्स को निशाना बनाया जाता या पोर्ट्स पर मौजूद गोदामों को निशाना बनाया जाता तो बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होता। अच्छा अज़हर भाई, मेरा ये ख्याल है कि ये पोर्ट्स ही होंगी। उसकी वजह यह है कि 3 या 4 या जो भी उनकी अहम पोर्ट्स हैं, वहाँ पर शिप्स आ रहे हैं धड़ाधड़, और वो शिप्स कोई सब्जियाँ, कोई शहद, कोई खाने पीने की चीज़ें नहीं लेके आ रहे, वो असला लेके आ रहे हैं, यूरोप से असला लेके आ रहे हैं। अमेरिका उसकी पुष्टपनाही कर रहा है। पिछले दिनों ज़ेलेंस्की अमेरिका में मौजूद थे। ट्रंप, ज़ेलेंस्की, नेतन्याहू की मुलाकात हुई जिस पे पूरा प्लान बनाया गया। तो मेरा ये ख्याल है कि जो शिप्स है आ रहे हैं ना वहाँ पर यूक्रेन की जानिब, वो असला लेके आ रहे हैं, फिर वो असला वहाँ से उस शिप से उतारना, वेयर हाउसेस में रखना। तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि 3 अहम पोर्ट्स हो सकती थी जिनको निशाना बनाया जाना था। आपका ख्याल बहुत दुरुस्त है, लेकिन हमें इसके साथ साथ ये शहरों वाली बात हम पहले कर लेते हैं। शहरों में निशाना अगर किसी जगह को बनाया जाना था मुमकिन तौर पे ईरान की जानिब से, तो उसकी बहुत ही एक ठोस वजह थी। उसकी ठोस वजह ये थी कि यूक्रेन ने रूस के साथ जंग में अपनी चीज़ों को फैला कर रखा है, क्योंकि उसकी फ़ौज मुख्तलिफ जगहों पर लड़ रही है, तो उसको बड़े पैमाने पर कोई सप्लाई देने के बजाय, क्योंकि ड्रोन अटैक्स दरमियान में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लॉजिस्टिक्स पे, तो वो एक पूरा उठाकर डिपो असलहे का ले जाते हैं, किसी शहर में बना लेते हैं,
उस शहर में भी ख़ास मकाम पे बनाते हैं जहाँ फ़ौज को फ़ौरन ज़रूरत होती है और उसकी हिफाजत का भी गैर मामूली इंतज़ाम करते हैं। तो ये दोनों मकामात इंतहाई अहमियत के हामिल थे, या तो उन शहरों के अंदर उन बहुत बड़े किस्म के वेयर हाउसेस को, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को या तो निशाना बनाना था, या फिर वो जो आपकी बात है कि बाकी बहुत बड़े पैमाने पर यूरोप से ये मांग रहे हैं। ज़ेलेंस्की के पास बहुत कुछ ख़त्म हो चुका है, जिनमें सबसे ज़्यादा पैट्रियट के मिसाइल्स हैं, इंटरसेप्टर्स हैं, और वो उसके पास इस हद तक ख़त्म हो चुके हैं कि 31 जुलाई को उसने आखिरी चलाया है, और उसके बाद से अब तक ये 5 दिन आप अगर काउंट कर लें तो एक हफ़्ता ही समझ लें आप, तो पिछले एक हफ़्ते से कोई इंटरसेप्टर फायर नहीं किया गया। और इसका मतलब ये है कि जो हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल फायर किए जा रहे हैं ज़िरकॉन वगैरह रूस की जानिब से, और इसी तरह इसकंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये तकरीबन 2-2 दर्जन एक साथ फेंके जा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में अगर बैलिस्टिक मिसाइल आके गिर रहे हैं तो उसको रोकने वाला कोई एक इंटरसेप्टर यूक्रेन के पास मौजूद नहीं है, और यूक्रेन इसकी भीख मांग रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसको इंटरसेप्टर्स नहीं मिल पा रहे। तो उसके पोर्ट्स इस वक्त बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। रूस की भी बड़ी गहरी नज़र है उस पर, और वहाँ पे रूस भी बहुत ताक ताक कर निशाने लगा रहा है। यही पूछने वाला था कि देखिए, अगर ईरान के पास कोई इंटेलिजेंस मालूमात थी, उसे पता था कहाँ पर बड़ा वेयर हाउस है, कहाँ पर असला का बड़ा डिपो है और उसे निशाना बनाया जाना है, तो क्या वो मालूमात रशिया की जानिब से ही ईरान को दी गई हो? यकीनी तौर पे रशिया ने इसमें मदद की होगी, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान की जंग के दौरान रूस ने इस कदर प्रिसाइज़ मालूमात दिए, ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेट्स दिए कि ख़ुद अमेरिका भी चकरा कर रह गया। और उसके साथ साथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया जाता है कि जो दी, जिसकी वजह से अमेरिका की जानिब से जब कोई चीज़ फायर की गई तो उसकी दुरुस्ती ख़राब हो गई, उसका जो प्रिसीजन था, एक्यूरेसी थी, उसको बहुत ज़्यादा उसमें तात्तुल आ गया, ख़राबी हो गई। तो उसके बाद ये बात कहना कि ईरान की मदद अगर रूस ने की होगी तो इसमें कोई ऐसी अजीब बात नहीं है, ये बिल्कुल मुमकिन है। और रूस ने ही बताया होगा कि इन बहुत सारे अहदाफ हैं जो रूस ने भी ख़ुद भी देखे हुए हैं यूक्रेन के, और वो इसलिए हमला नहीं करता कि वो बहुत ही आहिस्ता पेस के साथ लेके चल रहा है इस जंग को, और इसी वजह से रूस से यूक्रेन से लेकर यूरोप से लेकर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका, और उसके बाद इस तरफ इसराइल और नेतन्याहू का अगर आप काउंट करें तो इस पूरे सर्किल में बहुत ही सनसनी फैली हुई है, बहुत खलबली मची हुई है, और बहुत ज़्यादा ये लोग परेशान हैं कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि रूस को इतना गुस्सा क्यों नहीं आ रहा जब उसके अंदर रोज़ाना जाके ड्रोन्स उसमें अटैक करते हैं दूर दूर तक। वो मेरा ख्याल गो स्लो की पॉलिसी पर अमल पैरा है, आराम आराम से हमले कर रहा है और आराम आराम से यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा भी कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे तो समटाइम्स ऐसा लगता है कि हल्की आंच पे पाए पक रहे हैं, और ये प्यूटिन ने ये देगची चढ़ाई हुई है, और ये देग जब पककर तैयार होगी तो उसके बाद ज़ेलेंस्की को, ट्रंप को, नेतन्याहू को, नेटो को, यूरोप को, इन सबको पता चलेगा कि इसको बहुत ही हल्की आंच पे पकाया गया है। एक एक रेशा अलग हो रहा है, और यूक्रेन का वाकई एक एक रेशा अलग हो रहा है। उसकी ज़मीन पे रूस का कब्ज़ा होता जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी फ़ौज का मोराल बहुत गिर गया है। उसके पास असलहे के ज़खायर ख़त्म हो गए हैं। भर भर के जो उन्होंने दी थी ना, मदद की थी यूक्रेन की यूरोप ने, अब यूरोप के पास ना पैसे हैं देने के लिए, और ना ही उसके पास बहुत ही प्रिसीजन के साथ हमला करने वाले जदीद तरीन हथियार हैं जो वो इतने बेदरीग इस्तेमाल के लिए दे दे कि आप रूस के ऊपर उसकी बौछार कर दें, और उसके बाद फिर आके कशकोल फैलाकर आप यूरोप के आगे खड़े हो जाएं। तो यूरोप को भी ये बात समझ में आ गई है कि जितना पैसा वो लोग लगा चुके हैं, जितने वसाइल वो लोग झोंक चुके हैं, उस तरह का कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहा, और रूस आज भी बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा है। उसके घुटनों पे वो वार नहीं हुआ कि वो ज़मीन पे गिर जाए। अच्छा अज़हर भाई, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह इस दफ़ा ये हमला रोक दिया गया, 3 अहदाफ लॉक कर लिए गए थे, लेकिन यूक्रेन ने माफ़ी मांग ली, हमला रोक दिया गया, आपको लगता है कि मुस्तकबिल में यूक्रेन फिर कोई ऐसी गलती कर सकता है, और अगर उसने ऐसी गलती की तो फिर ईरान का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? यूक्रेन एक ही सूरत में गलती कर सकता है, जब ट्रंप और नेतन्याहू उसको शय दें कि दोबारा इस जंग को एक बड़े पैमाने पर लेकर जाओ। लेकिन इस बार अगर गलती की तो उसका खुमियाजा माफ़ी से नहीं होगा, बयानात से नहीं होगा, धमकियों से नहीं होगा। जो स्ट्राइक इस बार ईरान ने होल्ड पे रख ली है वो अगली बार एग्जीक्यूट कर दी जाएगी। जो क़यामत ईरान ने अपने पास रोक ली है वो आसमानों से आकर गिरेगी, यूक्रेन में बर्बादी फैलाएगी, क्योंकि यूक्रेन के पास, ज़ेलेंस्की के पास उसके बाद कोई जवाज़ नहीं है कि अगर आपको समझा दी गई थी एक बात, आप बच्चे तो नहीं हैं, आप जंग लड़ रहे हैं, इतने बड़े हो चुके हैं और आप पूरा मुल्क चला रहे हैं, तो अब आप मजाक नहीं कर सकते हमारे साथ। अगली बार ईरान बहुत शिद्दत से वार करेगा और उसका वार इंतहाई कारी होगा और ज़ेलेंस्की तड़प उठेगा। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली और ये भी बताया कि
कौन से अहम 3 अहदाफ हो सकते थे जिन्हें निशाना बनाया जा सकता था। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।